अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। स्टडी चल रही है क्रिमिनल मेजर एक्ट की और पढ़ चुके हैं हम पीपीएससी के सेक्शन 108 तक और आज हमने इंशाल्लाह 108 ए से स्टार्ट करना है। अबैटमेंट इन पाकिस्तान ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इट। पाकिस्तान में रह के किसी ऐसे ऑफेंस को अबैट करना जो कि पाकिस्तान से बाहर कमिट किया जा रहा है, उसके बारे में है 108 ए। अ पर्सन अबैट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड, के जिसकी आगे बात हो रही है। अ पर्सन अबैट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड, कि इस कोड के मुताबिक उस शख्स ने अबैटमेंट की है। किसने? हु इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में था। अबैट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट विदाउट एंड बियॉन्ड पाकिस्तान, जिसने किसी और ऐसे एक्ट की कमीशन में मदद की जो पाकिस्तान से बाहर था। विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस कमिटेड इन पाकिस्तान, तो वो ऐसे ही है कि उसने पाकिस्तान के अंदर ऑफेंस कमिट किया है। तो ऐसा होगा, अ पर्सन अबैट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड। अ पर्सन अबैट्स एन ऑफेंस, कि उस पर्सन ने अबैटमेंट का ऑफेंस कमिट किया हु इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में था। अबैट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट विदाउट एंड बियॉन्ड पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान से बाहर किसी और ऑफेंस की कमीशन में उसने अगर मदद की है तो उसने अबैटमेंट की है। विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस कमिटेड इन पाकिस्तान, और ये है कि फिर ऐसा होगा कि उसने पाकिस्तान में ऑफेंस कमिट किया है। आगे उसकी इलस्ट्रेशन है। ए इन पाकिस्तान इंस्टिगेट्स बी अ फॉरेनर इन गोवा। जो ए है वो पाकिस्तान में है और कोई फॉरेनर है जो गोवा में रहता है, उसको वो इंस्टिगेट करता है टू कमिट अ मर्डर, कि वो एक मर्डर जो है वो कमिट करे। ए इज़ गिल्टी ऑफ अबैटिंग मर्डर, तो अब जो ए है उसने मर्डर के लिए उसको गिल्टी, मर्डर की जो अबैटमेंट है उसका वो गिल्टी है। आगे आ जाती है 109, पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इफ द एक्ट अबैटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस and where no express provision is made for its punishment। punishment of abatement, abatement की punishment है किस लिहाज में? if the act abated is committed in consequence, कि अगर जो एक्ट है वो इस तरह से कमिट हुआ है, वो किसी चीज़ का नतीजा है। एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट, और उसकी पनिशमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक एक्सप्रेस प्रोविजन भी नहीं है। whoever abets any offense shall, जो भी कोई किसी किस्म के ऑफेंस को अबैट करता है उसको शेल के साथ है। इफ़ द एक्ट अबैटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबैटमेंट बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट फॉर प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। अच्छा, अगर उसकी कोई पनिशमेंट नहीं दी हुई, प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड। अच्छा, कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, सॉरी प्रोविजन, पनिशमेंट नहीं, प्रोविजन नहीं है अगर उसके बारे में, उसकी पनिशमेंट के बारे में। तो क्या अगर कोई भी बंदा किसी ऑफेंस में उसको करता है, अबैटमेंट उसकी करता है, इफ़ द एक्ट अबैटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबैटमेंट, और उसके जो इसकी अबैटमेंट के नतीजे में वो एक्ट कमिट हुआ और कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है इस कोड में उसकी पनिशमेंट के लिए, तो फिर उसको जो उस एक्ट की पनिशमेंट है वो ही उसको दी जाएगी। मसलन एक ना कोई एक्ट है उसकी पनिशमेंट है, एक है उसकी अगर कोई अबैटमेंट करता है तो उसकी पनिशमेंट, यानी एक जिसने जुर्म खुद किया और दूसरा जुर्म करने वाले की हुई। अब जुर्म करने की सज़ा कोई बाज़ इसमें मौजूद, सॉरी इसके जुर्म की मुआवनत की कोई सज़ा इसमें मौजूद नहीं थी, लेकिन तो फिर जो जुर्म की सज़ा थी वही इसको दी जाएगी। प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट इन केस ऑफ इकराए ताम, द बेटर ऑफ एन इकराए ताम, मेरे ख्याल में किसी से अगर कोई ज़बरदस्ती, मुकम्मल तौर पर ज़बरदस्ती अगर कुछ करवाया जाता है उसे इकरा कहते हैं। वनी ला इकराह फी दीन, के दीन में कोई जबर नहीं है, तो इकरा कराहत के साथ अगर किसी से जबरी तौर पर कोई काम करवाया जाता है। द अबेटर ऑफ एन ऑफेंस रेफर टू इन चैप्टर 14 shall be liable to punishment of तासीर specified for such offense including death। अच्छा,
इस सिवाय इकराह ताम का अगर कोई मामला आ गया उसके अलावा जो बेटर है, जो चैप्टर 14 में जिसको रेफ़र किया गया है उसको ताज़ीर के मुताबिक सज़ा दी जाएगी और मौत तक भी उसमें शामिल है, यानी मौत की सज़ा भी दी जा सकती है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है, एन एक्ट और ऑफेंस विच इज सेड टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट when it is committed in consequence of the instigation or in pursuance of the conspiracy or with the aid which constitutes the abetment। अब यहाँ पे एक्सप्लेन ये किया गया है कि कब हम कहेंगे कि ये जो ऑफेंस कमिट हुआ है ये अबेटमेंट का एक कॉन्सिक्वेंस था, उसका एक नतीजा था। एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट। इस वक्त हम एक्ट को या ऑफेंस को कहेंगे कि वो अबेटमेंट का नतीजा है कब? व्हेन इट इज़ कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन, उसके भड़काने पर अगर हो, या वो किसी साजिश का नतीजा हो, और या वो ऐसी मदद से हुआ हो जिसको अबेटमेंट कहते हैं, जो अबेटमेंट बनती है। आगे है जी, उसकी इलस्ट्रेशंस आ गई हैं, सेक्शन 109 ही चल रहा है। पैराग्राफ ए है, A offers a bribe to be a public servant as a reward for showing A some favor in exercise of B's official functions. B accepts bribe. E has abetted the offense defined in section 161. अच्छा, A जो है उसने B को वो रिश्वत की ऑफ़र की कि आप ये मुझसे रिश्वत ले लो और मुझे कुछ फेवर शो करो अपने ऑफिशियल वर्क में, और वो ये रिश्वत ले लेता है। तो अब जो ए है उसने सेक्शन 161 के तहत जो जुर्म था उसकी उसने मुआवनत की है, उसकी अबेटमेंट की है। बी पैराग्राफ है, ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस। बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन कमिट्स दैट ऑफेंस। ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस। अगर ए ने उसको कहा कि आप झूठा एविडेंस दो बी को और बी ने वैसा ही किया, तो यहाँ फिर ए जो है वो अबेटमेंट का गिल्टी है। एंड इज़ लाइबल टू द सेम पनिशमेंट एज बी, और उसको वही सज़ा मिलेगी जो बी को मिलेगी। ए एंड बी कंस्पायर टू पॉइजन जी। ए इन परजुएंस ऑफ, ये पैराग्राफ सी है इसका, इन परजुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी प्रोक्योर्स द पॉइजन and delivers it to B in order that he may administer it to Z। A और B ने मिलकर क्या कहा कि हम Z को जहर देते हैं। A ने इस साजिश के नतीजे में वो जहर लाया और उसने B को दिया कि आप Z को दे दो। B in pursuance of the conspiracy administer the poison to A in A's absence and thereby causes Z's death। उसकी अदम मौजूदगी में वो उसको जहर दे देता है और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। Here B is guilty of murder। B तो है जो वो मर्डर का गिल्टी है। A is guilty of abetting that offense by conspiracy। जो A है वो conspiracy की वजह से वो अबेटमेंट का मुर्तकिब हुआ है। एंड इज़ लाइबल टू पनिशमेंट ऑफ फॉर मर्डर, और वो भी इस कत्ल का जिम्मेदार है। अब आगे इस पर कमेंट जो है कमेंट्री वो है, अबेटमेंट अ वैलिड लॉ एविडेंस कैन बी इनडायरेक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल। जिसमें PLD 2001 लाहौर 123 के जो साइटेशन है वो ये कह रही है कि जो वैलिड लॉ एविडेंस है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकता है और सर्कमस्टांशियल भी हो सकता है, जो अबेटमेंट को साबित कर रहा हो। बेल रोल ऑफ बॉडीली लिफ्टिंग, नो इंजरी एट्रीब्यूटेड, इसको कोई इंजरी नहीं थी, बेल ग्रांट हो गई। 1987 PCRLJ 965। को एक्सक्यूज्ड perfecting marriage, co-excused perfecting marriage in contravention of law can only be tried and not the witness signing निकाहनामा। जो co-accused होता है किसी कानून के ख़िलाफ़ शादी में, तो उसमें जो किसको सिर्फ ट्राई किया जा सकता है, उस को एक्यूज़ को सिर्फ ट्राई किया जा सकता है, उसके विटनेस को नहीं ट्राई किया जा सकता। जिन्होंने निकाहनामा पर साइन किए थे उन विटनेसेस को नहीं ट्राई किया जा सकता। 1993 MLD 571। रिपेंडेंसी टू इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम के जो है इंजंक्शंस उनसे मुतसादम है।
Provisions of section 109 PPC so far as it makes an abettor in case of murder held to be repugnant to injunctions of Islam. इसको ये समझा गया है कि ये इस्लाम के जो असूल हैं ये उनसे उनके बरखिलाफ़ है कि अगर कत्ल में मुआवनत की है और उसमें अगर ये सज़ा दी जाती है तो फिर इसको इस्लामी असूलों के मुतसादिम कहती है। कौन सी जजमेंट? PLJ 2004 क्रिमिनल केसेस लाहौर 368। स्कोप एंड एक्सटेंट। Capital offense not liable to qisas. Conspiracy to commit the same will also be not liable to qisas. 1995 PCRLJ 1403 के अगर कोई जो कॉन्स्पिरसी है उस पर किसास नहीं बनता तो फिर जो है कैपिटल ऑफेंस जो किसास के हद में नहीं आता तो फिर उस पर जो कॉन्स्पिरसी है उस पर भी किसास अप्लाई नहीं होगा। हेल्पर और अबेटर लाइबल इन द सेम मैनर। जो हेल्पर है या बेटर है वो दोनों बराबर के मुजरिम हैं। PLD 1984 FSC 55। टू सस्टेन द चार्ज ऑफ अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इट इज़ नेसेसरी। अगर उसका चार्ज उसको सस्टेन करने के लिए लाजमी है। देयर मस्ट बी सम एविडेंस टू एन ओवर्ट एक्शन और ओमिशन। उस एक्शन को या ओमिशन को साबित करने के लिए कोई ना कोई सबूत होना चाहिए। वर्ड क्या है? जाहिर, एक्सप्लिसिट। और सो एज टू सजेस्ट द प्री कंसर्ट और द कॉमन डिज़ाइन टू कमिट अ पर्टिकुलर ऑफेंस। ठीक है, अगर अबेटमेंट का आपने चार्ज साबित करना है तो उसके लिए लाजमी है कि एविडेंस होना चाहिए, कुछ एविडेंस हो कि जो ये वाज़े तौर पर जाहिर करे ऑफ एन अवर्ट एक्शन और अमिशन के जानबूझ के उसने कुछ किया या मिट किया, जो ये साबित करे कि इनका जो मुश्तरका मकसद था ये ख़ास ऑफेंस करने का। PLD 1970 कराची 15। नो स्पेसिफिक रोल एट्रीब्यूटेड, मेयर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन नॉट सफिशेंट। कोई इसको रोल नहीं बताया गया, सिर्फ उसकी ओपिनियन के बारे में बताया गया तो ये सफिशेंट नहीं होगा अबेटमेंट के केस में। PLD 1983 फेडरल शरीयत कोर्ट 165। लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स की क्या लाइबिलिटी क्या है? 1981 SCMR 573 उसके बारे में ये कि क्या वो उन पर कितनी जिम्मेदारी होगी, ये जजमेंट डिटेल पढ़ने से पता लगा। मेंस री एसेंशियल टू सब्सटेंशियल चार्ज। अगर वो दिमाग काम कर रहा था वाज़े तौर पर उस मुजरिमाना नीयत से तो फिर वो सस्टेनेबल है चार्ज के लिए। PLD 1990 कोयटा 51। कंसीलमेंट ऑफ इंजरीज सफर्ड बाय एक्यूज्ड। वो इंजरीज छुपाई गई, पता नहीं वो किस मामले में इस्तेमाल हुई थी। 1986 PCRLJ 646। कॉमन इंटेंशन एंड अबेटमेंट, उसके बारे में वजाहत करती है ये जजमेंट। PLD 1986 कोयटा 26। ये जजमेंट ये साइटेशन में मैंने बताई है, ये वजाहत करती है कॉमन इंटेंशन और अबेटमेंट के बारे में। Story of abetment or hatching up of conspiracy has to be discharged when such evidence is not confidence inspiring। अगर अबेटमेंट की स्टोरी हो और किसी किस्म की कॉन्स्पिरसी की कोई स्टोरी हो तो फिर उसको ख़त्म कर देना चाहिए कि अगर कोई कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस नहीं आता उसके बारे में। NLR 2004 SD 956। Confessional statements are therefore of no evidentiary value as this was in deviation of normal course of sending detainee to judicial lockup and recalling him back for recording of confessional statement after lapse of some time. This was case of retracted confession and confessional statement could not have been relied upon by trial court when there was no corroborative piece of evidence। इन पर रिलाई नहीं किया जा सकता। कन्फेशनल जो स्टेटमेंट हैं उन पर रिलाई नहीं किया जा सकता, उनकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है क्योंकि ये
as this was in deviation of normal course of sending detainee to judicial lockup एंड रिकॉल, और उसको अब जुडिशियल लॉकअप में भेज रहे और फिर उसको बुला रहे और फिर एविडेंस जो है कन्फेशनल स्टेटमेंट है कुछ टाइम गुजरने के बाद, तो ये नहीं होगा। ये ऐसा है कि दिस वाज केस ऑफ रिट्रैक्टेड कन्फेशन एंड कन्फेशनल स्टेटमेंट कुड हैव नॉट बीन रिप्लाइड। अच्छा, ये वो है कि वो उससे अखज़ किया गया, निकलवाया गया कन्फेशन है और इस पर रिलाय नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई कोरबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस साथ शामिल ना हो। PLJ 2002 क्रिमिनल केसेस लाहौर 1022। अच्छा, सेक्शन 109 और एंड 111 डिस्टिंक्शन आगे आ गया कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, सेक्शन 111 में और सेक्शन 109 में। ये कमेंट्री चल रही है। From section 109 PPC from its language contemplates the abetted act to have been completed। यहाँ पे बात हो रही है कि वो complete हो गया। If a murder instigated and victim is killed, whereas section 111 deals with the different acts having been committed as a probable consequence of abetment। वहाँ पे है कि जहाँ कोई एक्ट है कंप्लीट हो गया 109 में, वो तो पता लग गया। सेक्शन 111 उसके साथ डील करता है जहाँ मुख्तलिफ अक़दाम हैं हैव बीन कमिटेड एज प्रोबेबल, जो कि कॉन्सिक्वेंस थे उस अबेटमेंट का, यानी उस इंस्टिगेशन का जो गालिब नतीजा था उसका, जो उस अबेटमेंट की वजह से ये हुआ, इस बात के गालिब इम्कान है कि ये नतीजा है उस अबेटमेंट का, वो उससे डील करता है। ये एक्सप्लेन किया गया PLD 1979 सुप्रीम कोर्ट 53। आगे है जी 110 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इन सेक्शन 110 section of abetment if person abetted does act with different intention from that of abetter। उस सूरत हाल में अबेटमेंट की पनिशमेंट कि अगर जिस पर्सन को अबेट किया गया है वो उससे मुख्तलिफ काम करता है जो अबेटर ने चाहा था, यानी अबेटर ने उससे कोई मकसद A चाहा था तो उसने कोई B एक्टिविटी परफॉर्म कर दी। Whoever abets the commission of offence shall, if the person abetted does the act with a different intention or knowledge from that of the abetter। अच्छा नहीं, इंटेंशन उनकी अलग थी, इसकी इंटेंशन अलग थी, उसकी इंटेंशन अलग थी। From that of the abetter be punished with the punishment provided for the offence which would have been committed if the act had been done with intention of knowledge of the abetter and with on other। कोई भी जो किसी ऑफेंस की कमीशन में उसकी मदद करता है, इफ पर्सन अबेटेड डज द एक्ट विद अ डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम द अबेटर, उसको जो है अब जिसने इंस्टिगेट किया था उसकी इंटेंशन अलग थी और जिसने वो एक्टिविटी परफॉर्म की उसकी इंटेंशन अलग थी। बी पनिश्ड, तो अब उसको सज़ा दी जाएगी, ये जो है जिसने अबेटमेंट की है। पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, उसी ऑफेंस की उसको सज़ा दी जाएगी जिसकी वो which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abetter। तो जो अबेटर की जो इंटेंशन थी उस लिहाज से जो जुर्म बनता था उसी की सज़ा उसको दी जाएगी। एंड विद ऑन अदर, मेरे ख्याल में यहाँ होना चाहिए था विद नो अदर, उसके अलावा कोई और नहीं दी जाएगी, वही सज़ा उसको दी जाएगी। जो यानी एक पर्सन ने अगर किसी दूसरे को इंस्टिगेट किया किसी काम के लिए, अब उस जो इंस्टिगेट करने वाला था उसकी इंटेंशन और थी और जो एक्चुअली एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था, एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले की इंटेंशन अलग थी और जिसको जो इंस्टिगेट उसको कर रहा था इस एक्टिविटी पे उसकी इंटेंशन अलग थी। तो अब उसको सज़ा वही दी जाएगी जो अबेटर की इंटेंशन थी। मज़ीद हम इसको दोबारा चेक कर लें क्योंकि इधर लिखा है विद ऑन अदर, हालांकि यहाँ ऑन अदर नहीं विद नो अदर शायद होना था 109
110 है, हाँ, विद नो अदर है। बट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस शेल whoever abets the commission of an offense, if the person abetted does the act with the different intention as B, shall be punished with the punishment provided for the offense which would have been committed if act had been done with the intention of abetter and with no other। ठीक है, with no other है कि उसको सज़ा वही दी जाएगी जो उसकी इंटेंशन थी अबेटर की, और उसके अलावा कोई और नहीं। इस पे आगे कमेंट्री है। स्कोप है हैप्चुअल मस्ट बी टेकन टू मीन रिपीटेडली और परसिस्टेंटली। हैबिचुअली को यहाँ एक्सप्लेन किया। हैप्चुअल किसको कहेंगे हम? वो उसको जो काम को रिपीटेडली करता है और बार बार करता है उसको हम हैप्चुअल कहेंगे। PLD 1971 कराची 473। ये सब हम कमेंट्री पढ़ लेना। स्टेटमेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर एन ओपिनियन नॉट एडमिसिबल, कि जो पुलिस ऑफिसर की जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल नहीं होगी, वो एक ओपिनियन हो सकती है। PLD 1971 कराची 473 वही सेम ही है। सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स इनकम्बेंट ऑन द मजिस्ट्रेट टू कंसिडर द वे द एविडेंस प्रोड्यूस। अच्छा, अब इस बात चीज़ का मजिस्ट्रेट साहब के पास है कि वो उसका फैसला करें कि वो जो एविडेंस प्रोड्यूस किया उसको जांचें। 1970 PCRLJ 1269। An order passed on the consent of the person considered against without any evidence to support it not sustainable। किसी इंसान की जो कंसेंट पर अगर कोई ऑर्डर दिया गया है, considered against without any evidence to support it not sustainable। कि वो कहता है कि ये अगेंस्ट है, उसका कोई एविडेंस नहीं, तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। अगर कोई ऑर्डर पास किया जाता है ऑन द कंसेंट ऑफ अ पर्सन कंसिडर्ड अगेंस्ट विदाउट एनी एविडेंस टू सपोर्ट इट नॉट सस्टेनेबल, नहीं समझ आ रही इसकी। ऑन द कंसेंट ऑफ द पर्सन कंसिडर्ड अगेंस्ट, अच्छा कि ये ऑर्डर पास किया है किसी ऐसे पर्सन की कंसेंट पर कि जो उसके अगेंस्ट है विदाउट एनी एविडेंस, और कोई इसका एविडेंस नहीं है जो उसको सपोर्ट कर सके, तो ये चीज़, तो वो ऑर्डर फिर सस्टेनेबल नहीं होगा। शायद ऐसा कुछ है। 1972 PCRLJ 617। एलिगेशन वेग इन नेचर, जो एलिगेशन है वो वेग इन नेचर भी हो सकते हैं। 1986 PCRLJ 2565 की साइटेशन बताती है हमें। अब आ गया है जी सेक्शन 111 सेक्शन PPC। लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन, कि जो अबेटमेंट थी वो अबेटेड एक्ट वाज अ डिफरेंट एक्ट एंड द एक्ट डन वाज अ डिफरेंट एक्ट, कि मुआवनत किसी एक एक्ट में की और परफॉर्म जाके दूसरा हुआ, उस सूरत हाल में अबेटर की जो लाइबिलिटी है वो। व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन, अबेट एक किया था और एक्ट डन दूसरा हुआ, द अबेटर इज लाइबल फॉर द एक्ट डन, तो फिर जो अबेटर है उस पर जिम्मेदारी ये होगी जो एक्ट हुआ है ना असल में कमिट, वो उस पर होगा। इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड डायरेक्टली अबेटेड इट, और होगा ये कि जो काम और उसको इसी तरह सजा दी जाएगी जैसा कि उसने बराह रास्त उसी की अमेंडमेंट की थी। आगे इसकी प्रोविजो भी हैं और इलस्ट्रेशंस भी, उनसे मज़ीद बात वाज़ेह हो जाती है इंशाल्लाह। प्रोवाइडेड द प्रोविजो है, प्रोवाइडेड द एक्ट डन वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, लेकिन ये है कि जो एक्ट डन हुआ है वही उसका एक गालिब इम्कान ये भी था कि ऐसा भी हो सकता है, उसका एक नतीजा ये भी निकल सकता है। एंड वॉज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन, और उसको उसी इंस्टिगेशन के तहत उसने वो काम किया है।
मेरे ज़हन में मिसाल आ रही है लेकिन मैं बता इसलिए नहीं रहा कि हो सकता है इलस्ट्रेशन में चीज़ ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। अगर वहाँ नहीं वाज़ेह होती तो फिर हो सकता है हम कोई और मिसाल सोचें इसके बारे में। और विद द एड और इन पर्सुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी व्हिच कॉन्स्टिट्यूटेड द टू अबैटमेंट, या फिर वो कोई उस लिहाज से किया एक ऐसी साजिश का नतीजा था जो कि अबैटमेंट बना रही थी। इसमें से है कि यानी जिस चीज़ की उस अबैटमेंट कर रहा है ना, मसलन उसने एक पर्सन ने एक्ट 1 की कोई एक एक्ट था ए, उसके लिए उसने अबैटमेंट की। लेकिन अब जो एक्ट कमिट हो गया वो एक्ट बी था। लेकिन ये भी साथ बात थी कि ये भी वाज़ेह ये इम्कानात पहले से मौजूद थे कि अगर एक पर्सन ए काम करने जाता है तो हो सकता है उससे बी काम भी हो जाए। ये पहले से इस चीज़ के इम्कानात मौजूद थे। इलस्ट्रेशंस ए, ये पैराग्राफ ए इंस्टिगेट्स अ चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू फूड ऑफ जी। ए जो है वो एक बच्चे को उकसाता है कि जाके आप जी के खाने में जहर मिला दो, एंड गिव्स हिम पॉइजन फॉर दैट पर्पस, और उसको उस नीयत से जहर दे दो। सॉरी, उसको वो जहर दे देता है, बच्चे को दे देता है। द चाइल्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन, उस भड़काने के नतीजे में, बाय मिस्टेक पुट्स द पॉइजन इनटू फूड ऑफ वाई विच इज़ बाय द साइड ऑफ दैट ऑफ जी। अब उसने क्या किया, उसने उसको एक जहर दिया कि आपने जाके जी के खाने में मिलाना है। अब बच्चे को पता नहीं लगा, उसने गलती से वाई के खाने में मिला दिया। Here, if the child was acting under the influence of A's instigation and the act done was under the circumstances, a probable consequence of the abatement. अब ये क्या था? हाँ, इफ़ द चाइल्ड वॉज एक्टिंग अंडर, अगर वो इसकी इंस्टिगेशन के अंडर काम कर रहा था और ये इम्कानात भी थे, अंडर द सर्कमस्टांसिस अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबिटमेंट, एंड द एक्ट डन वॉज अंडर द circumstances a probable consequence of the abatement. A is liable in the same manner and to the same extent if he had instigated the child to the put poison into the food of Y. तो फिर यही अगर उसी की जो है इंस्टिगेशन, उसी के अंडर, उसी के इन्फ्लुएंस के अंडर ये काम हुआ है, तो फिर यही समझा जाएगा कि जो ये सारे मामले को ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे ए ने बच्चे को भेजा ही वाई के लिए था। ठीक है, अगर वो गलती से जी को देना था, लेकिन सॉरी देना जी को था, गलती से वाई को दे दिया। अब यही समझा जाएगा कि दरअसल ए ने बच्चे को भेजा ही इस नीयत से था कि वो वाई के खाने में मिला दे। इसको ट्रीट ऐसे किया जाएगा। आगे दूसरी इसकी इलस्ट्रेशन है बी। ए इंस्टिगेट्स बी टू बर्न जीज हाउस। ए जो है वो बी को इस बात पर उकसाता है कि जाओ जी का घर जला दो। बी सेट्स फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी देयर। वो घर को भी आग लगा देता है और चोरी भी कर लेता है। ए दो गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग द हाउस इज नॉट गिल्टी ऑफ अबेटिंग द थेफ्ट। अब वो जो है बर्निंग हाउस का तो गिल्टी हो, उसकी अबेटमेंट का तो गिल्टी हो सकता है, लेकिन थेफ्ट का वो गिल्टी नहीं हो सकता। फॉर द थेफ्ट वॉज अ डिस्टिंक्ट एक्ट, क्योंकि थेफ्ट एक उससे बिल्कुल मुख्तलिफ एक्ट था, एंड नॉट अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बर्निंग, और वो उस जलाने का लाजमी नतीजा नहीं था कि अगर आप किसी को घर को जलाओगे उसको चोरी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना। तो लिहाजा उसने अबेटमेंट सिर्फ घर जलाने की है, उसने चोरी की अबेटमेंट नहीं की। आगे इसका पैराग्राफ सी है। ए इंस्टिगेट्स बी एंड सी टू ब्रेक इनटू एन inhabited house at midnight for the purpose of robbery and provides him with arms for that person. ए जो है वो बी और सी को कहता है कि आप घर में जाओ रात के वक्त चोरी करो, और उसके लिए वो उनको हथियार भी दे देता है। बी एंड सी ब्रेक इनटू द हाउस एंड बीइंग रेजिस्टेड बाय जी। अब बी और सी घर में दाखिल हुए, वहाँ पर्सन जी था, उसने आगे से मुज़ाहमत की। वन ऑफ द इनमेट्स मर्डर्स जी। अब इन दोनों में से सी या बी जो थे ये जी को कत्ल कर देते हैं मुज़ाहमत पे। Here if that murder was a probable consequence of the abatement, A is liable to the punishment provided for murder. यहाँ अगर ए जो था, यहाँ जो कत्ल हुआ है, अगर वो लाजमी नतीजा था उसकी अबेटमेंट का, तो यहाँ अब फिर जो ए है वो
इसका ही विल बी लाइबल टू द पनिशमेंट ऑफ द मर्डर, उसको मर्डर की जो पनिशमेंट है उसका लाइबल होगा। अब आगे इस पे कमेंट्री आ गई है। स्कोप, व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन, द अबेटर इज लाइबल टू द एक्ट डन इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट। कि अगर किसी जो जिस काम पर अबेटमेंट की थी वो मुख्तलिफ है, और जो एक्ट असल में परफॉर्म हुआ तो मुख्तलिफ है, तो ये जो अबेटर है वो जो काम हुआ है ना उसका लाइबल होगा उसी हद तक, विद द सेम मैनर एंड सेम एक्सटेंट। PLD 1979, सुप्रीम कोर्ट 741। वन पर्सन एम्ड एट बट किलिंग अनदर बाय मिस्टेक, निशाना एक पर लिया और कत्ल दूसरे को कर दिया। एक्ट प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, तो ये भी जो है ये एक्ट प्रोबेबल में ही आएगा, ये उसी चीज़ का एक लाजमी नतीजा है। कैन फॉल अंडर सेक्शन 111 PPC, तो वो भी PPC के सेक्शन 111 में आएगा। PLD 1979, सुप्रीम कोर्ट, पेज 347। अच्छा, आगे अब आ जाता है इसका जी PPC का सेक्शन 112, 112। अबेटर व्हेन लायबल टू cumulative punishment for act abetted and for act done, अगर उसको मजमूई ये सज़ा बनती है कि जो एक्ट अबेटमेंट कर रहा है और जो एक्ट डन कर रहा है उसको अबेटर को, समझते हैं क्या लिखा है? इफ़ द एक्ट फॉर विच द अबेटर, ये इकट्ठा होना था यहाँ पे, उसमें टाइपिंग मिस्टेक है। द एक्ट फॉर विच the abetter is liable under the last proceeding section is committed in addition to the act abetted। देख लेते हैं इसको एक दफ़ा। सेक्शन जो है 112 है। If the act for which the abettor is liable under the last preceding section is committed in addition to the act abetted and constitutes a distinct offence, और एक अलग offence बन रहा है, the abettor is liable to punishment for each of the offences। ठीक है, उसको दोनों की सज़ा मिलेगी। क्या है? If the act for which the abettor is liable अंडर द लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन, पीछे जो गुजरा है 111, एक अबेटर था जिसको जो 111 वाला जो सेक्शन था वो उस पर अप्लाई होता था, उसके अंडर वो लाइबल है। इज कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड, जिस एक्ट की अबेटमेंट की है वो भी हुआ और उसके साथ एक और काम हुआ, एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, और एक और ऑफेंस बन गया। द अबेटर इज लाइबल टू पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंसेस, तो फिर अब उसको जो दोनों ऑफेंसेज हैं उसको सज़ा का वो मुस्तहिक है। जिस एक्ट की अबेटमेंट की थी वो भी की और उसके साथ एक और भी था, और दोनों अलग अलग जुर्म बनते हैं, तो फिर अब जो अबेटर है उसको दोनों की सज़ा मिलेगी। आगे इलस्ट्रेशन है। ए इंस्टिगेट्स बी टू रेजिस्ट बाय अ फोर्स अ डिस्ट्रेस मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। अब जो था ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि जो पब्लिक सर्वेंट आपको ऑर्डर दे रहा है उसकी मज़ाहमत करो। ठीक है, क्या है जी डिस्ट्रेस? अच्छा, कोई ऐसी तंगी दी गई, डिस्ट्रेस का वैसे मतलब है तंगी, कोई ऐसी सख्ती की जा रही है पब्लिक सर्वेंट की तरफ से, और बी उसको कहता है कि आप इसकी सॉरी ए कहता है बी को कि आप इसको रेजिस्ट करो। बी इन कॉन्सिक्वेंस रेजिस्ट दैट डिस्ट्रेस, अब वो मज़ाहमत करता है
In offering the resistance, B voluntarily causes grievous hurt to the officer executing the distress, और इससे जो ऑफिसर था वो उसको इंजरी भी हो जाती है. As B has committed both the offense of resisting the distress and the offense of voluntarily causing grievous hurt. अब उसने दोनों काम किए, उसने रेजिस्टेंस भी किया, वो अपने आप में जुर्म था, और दूसरा उसने उसको नुकसान पहुंचाया, जिसमें कुछ सख्त उसको हर्ट पहुंचाया, वो भी जुर्म है. B is liable to punishment for both these offenses. B जो था उसको दोनों की सजा मिलनी चाहिए. And if A knew that the B was likely voluntarily to cause grievous hurt in resisting the distress, B was also be liable to punishment for each of the offenses. और अगर A को भी ये पता था कि जो B को मैंने resist करने के लिए कहा है इससे दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो फिर उसको भी इसका दोनों offenses की सजा मिलेगी. आगे जी सेक्शन 113, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन अफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर. अब जी ये बात कर रहे हैं किसकी, लाइबिलिटी ऑफ द अबेटर. अबेटर की लाइबिलिटी, उसकी क्या जिम्मेदारी है. अबेटर है जो उसको इंस्टिगेट कर रहा था. ऑफ एन अफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्ट अबेटेड, और वो नतीजा किसका था, जिस एक्ट के लिए उसने अबेटमेंट की थी उसका वो नतीजा है, और वो है उससे मुख्तलिफ, डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर, जिसको उसने अबेटर ने कहा था कि ऐसा हो जाए, उसकी इंटेंशन तो ये थी, अब काम उससे जो हो गया उल्ट उसके हो गया, मुख्तलिफ उससे, लेकिन है वो उसी का नतीजा. तो अब अबेटर की क्या लाइबिलिटी होगी. When an act is abetted with the intention on the part of abettor of causing a particular effect, वो तो इसलिए उसको अबेट कर रहा है कि इसका ये ख़ास नतीजा निकलेगा. and an act for which the abettor is and an act for which the abettor is liable in consequence of the abetment, और वो उस अबेटमेंट की कॉन्सिक्वेंस में वो लाइबल भी है अबेटर. causes are and act an act for which the abettor is liable in consequence of the abetment. Causes are different effect, उसे effect जो वो मुख्तलिफ निकल आया. That intended by the abettor, जो abettor चाह रहा था उससे मुख्तलिफ नतीजा निकला है. The abettor is liable for the effect caused, तो जो abettor है जो भी उसका नतीजा निकला है उसका भी वो जिम्मेदार है. In the same manner and to the same extent as if he had abetted the act with the intention of causing that effect, तो उसका यही मतलब लिया जाएगा कि उसको वही सज़ा मिलेगी जो कि अगर वो इसी इंटेंशन के साथ यही काम करवाने के लिए करता तो जो उसको सज़ा मिलनी थी वही उसको सज़ा मिलेगी. प्रोवाइडेड ही न्यू दैट, शर्त यह कि वो ये जानता था, द एक्ट अबेटेड वॉज लाइकली टू कॉज दैट इफेक्ट, कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ इसका ये भी नतीजा निकल सकता है. आगे है जिसकी इलस्ट्रेशन. ए इंस्टिगेट्स बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जी. ए ने कहा बी को, इंस्टिगेट किया कि आप जाके जी को नुकसान पहुंचाओ. बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन कॉजेज ग्रेवियस हर्ट टू जी. जी डाइज इन कॉन्सिक्वेंस, वो उसको जाके सख्त नुकसान पहुंचाता है और वो मर जाता है. Here, if E knew that the grievous hurt abated was likely to cause death, अगर A जानता होता कि ये जो, अगर A को इस बात का इल्म है कि जो ये नुकसान पहुंचा रहा है इसकी मौत का सबब बन सकता है, A is liable to be punished with the punishment provided for murder. तो अब A जो है उसको वो सज़ा मिलेगी जो कि मर्डर की सज़ा है. आगे जी सेक्शन 114, अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड. जब वो ऑफेंस हुआ तो अबेटर मौजूद था. व्हेन एवर एनी पर्सन हु इफ एब्सेंट would be liable for the punishment as an abettor is present when the act or offense for which he would be punishable if in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act or offense.
अगर ये कोई इस तरह की सूरत हाल थी, वेन एवर एनी पर्सन, जब कभी वो शख्स, एनी पर्सन इज प्रेजेंट, वो मौजूद था, कौन सा, वो दरमियान में जो फिक्र आ रहा है, हु इज एब्सेंट, हु इफ वुड हैव बीन एबल, who if absent would be liable to the punishment as an abettor, कोई जो शख्स था, when an act or offense when the act or offense for which he would be liable punishment consequent amendment is committed, कि अगर कोई जुर्म किया जा रहा है जिसका ये अबेटर भी बन सकता है, ठीक है, अगर तो ये जुर्म हो जाता है उसकी मौजूदगी में, अगर ये वहाँ मौजूद ना होता तो फिर उसको सज़ा मिलनी थी अबेटमेंट की, अगर ये वहाँ उसी जुर्म के होते वक़्त ये खुद भी वहाँ मौजूद है तो फिर अब इसको सज़ा अबेटमेंट की नहीं बल्कि ही शैल बी डीम टू हैव ही शैल बी डीम टू हैव कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस, तो यही समझा जाएगा उसने ये काम किया है। इस पर आगे कमेंट्री है, यानी इसमें बात यह है कि अगर एक जुर्म के होते हुए वो वहाँ मौजूद ना होता, इसकी इंस्टिगेशन पर हो रहा है तो इसको सज़ा मिली थी अबेटमेंट की। अब अगर उस जुर्म के होते समय ये भी वहाँ पे मौजूद है तो फिर अब इसको जुर्म मिल, उस ऐसा ही है कि इसने जुर्म खुद किया, इसने वो जुर्म किया है। He shall be deemed to have committed such act, उसने ये काम किया है। कमेंट्री है इस पर, findings of the trial court that accused was responsible only for the charge under section 114 PPC was not correct as said section was not an independent one but an enabling section। ट्रायल कोर्ट की एक्यूज के बारे में फाइंडिंग थी that accused was responsible only for the section under for the charge under section 111, वो सिर्फ उसका जिम्मेदार था, and was not correct, और वो ठीक नहीं था, as said section was not an independent, क्योंकि जो ये बताया गया सेक्शन 114 ये आगे हम पढ़ते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, but an enabling section, बल्कि enabling section है, which was to be read with provision of the main offense, उसको main offense की जो provision उसके साथ मिला के पढ़ना था। Trial court while awarding sentence to accused having not gone through the relevant provision of law, अच्छा तो जो उससे पहले की कोर्ट थी रेलेवेंट जो ट्रायल कोर्ट थी उन्होंने सज़ा देते हुए इस प्रोविज़न का इसको मलहूज़ खातिर नहीं रखा, और जब उन्होंने सज़ा दी कन्विक्शन अंडर सेक्शन 114 की पीपीसी के, वाज नॉट सस्टेनेबल, तो अब ये सस्टेनेबल नहीं है। 2018 MLD 1661। ठीक हो गया, ये हमने सेक्शन 114 तो भी पढ़ा है, उसी के बारे में कि ये एक इंडिपेंडेंट एक ऑफेंस नहीं है बल्कि ये एक इनेबलिंग सेक्शन है, इसको दूसरे के साथ जो असल ऑफेंस हुआ है उसके साथ मिला के इसको पढ़ना है, तो फिर वो जो कन्विक्शन थी वो सस्टेनेबल नहीं थी क्योंकि उन्होंने जब सज़ा दी तो इसको मलूज़ा खातिर नहीं रखा। आगे है जी सेक्शन 115, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। उसने अबेटमेंट तो की एक ऐसे ऑफेंस की कि जिसकी सज़ा होनी थी मौत या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अबेटमेंट की लेकिन वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। अब इस सूरत हाल में क्या होगा, whoever abets the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life shall in that offense be not committed in consequence of abatement, and no express provision is made by this court for the punishment of such abatement be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine, उसको उसका जुर्माना भी होना चाहिए, उसको 7 साल सज़ा मिलनी चाहिए, उसको एक टर्म डिस्क्रिप्शन की he must be sent to jail for a specific period of time which can extend to 7 years। जो भी एक ऑफेंस की अबेटमेंट करता है, whoever abets the commission of offense punishable with death or imprisonment for life,
ठीक है, जो भी किसी ऐसे जुर्म के लिए उभारता है जिसकी सज़ा थी या मौत या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो अब हम इसको दूसरे आगे शैल बी पनिशमेंट फॉर, उसको ये सज़ा मिलनी चाहिए नहीं। अब दरमियान में चीज़ें वो एक्सप्लेन करने वाली हैं, वो देखते हैं। इफ़ दैट ऑफेंस बी नॉट कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, और उस जो ऑफेंस है वो नहीं कमिट हुआ उस अबेटमेंट के नतीजे में, एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट, और इस प्रोविजन में भी इसकी कोई सज़ा नहीं दी गई हुई उस तरह की अबेटमेंट की, तो फिर उसको जो सज़ा मिलनी है वो क्या? अगर एक बंदे ने किसी को किसी ऑफेंस पर किसी तरह की भी अबेटमेंट की, चाहे उभारा चाहे उसकी कोई वैसे मदद की, लेकिन वो ऑफेंस नहीं होता और उसकी यहाँ पर कोई सज़ा नहीं है इस तरह के ऑफेंस की, तो फिर अब क्या है, अब उसको सज़ा दी जाएगी कैसी? यानी किसी ने एक इंसान को ऐसे जुर्म पर उभारा जिसकी सज़ा थी मौत, वो जुर्म नहीं हुआ और उस जुर्म की इस तरह की अबेटमेंट की भी वहाँ कोई सज़ा मौजूद नहीं है, तो अब उसको होगी एक ऐसी कैद की सज़ा जो कि 7 साल तक हो सकती है, और उसके साथ शेल भी ऑल्सो लाइबल टू फाइन, उसके साथ उसको जुर्माना भी होगा। दोनों चीज़ें हैं। आगे इसकी यानी अभी आगे और है, इफ़ एक्ट कॉजिंग हार्म बी डन इन कॉन्सिक्वेंस, अगर कोई ऐसा काम किया जाता है जो कि हार्म पहुंचाता है और उसी के नतीजे में हुआ है, एंड इफ़ एनी एक्ट फॉर विच द अबेटर इज़ लाइबल, and if any act for which the abettor is liable in consequence of the abatement and which causes hurt to any person, वो उसके अबेटमेंट का भी वो मुर्तकिब है और वो किसी को नुकसान भी पहुंचाता है, इज डन, द अबेटर शैल बी लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 14 years। अब ये है कि उसके नतीजे, पहले ये था कि उसको वो जो नुकसान पहुंचाने का था, वो जो उस जुर्म वो करना चाह रहा था वो जुर्म नहीं हुआ, अब ये है कि उससे किसी को नुकसान पहुंचाए। इफ एनी एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लाइबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट एंड विच कॉजेज हर्ट टू एनी पर्सन इज डन, उसको नुकसान पहुंचता है, द अबेटर शैल बी लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 14 years, उसको 14 साल तक की सज़ा हो सकती है, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उस पर इसको जुर्माना भी होगा। इलस्ट्रेशन, इसकी वजाहत है, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर जी, ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि जाके जी को कत्ल कर दो, द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, लेकिन ये जुर्म नहीं हुआ। इफ बी हैड मर्डर्ड जी ही वुड हैव बीन सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ डेथ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, या होना था और ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। अगर बी तो अगर कत्ल कर देता जी को तो फिर तो उसको सज़ा मिलनी थी उम्र कैद की या मौत की। Therefore, A is liable to imprisonment for a term which may extend to 7 years। अच्छा, ऑफेंस कमिट नहीं हुआ तो अब उसको 7 साल की सज़ा होगी उसके साथ, एंड ऑल्सो टू बी टू अ फाइन, और उसको जुर्माना भी होगा। एंड इफ एनी हर्ट बी डन टू Z in consequence of the abatement, he will be able to imprisonment, he will be liable to imprisonment for a term which may extend to 14 years and to fine। लेकिन ये है कि अगर उसको ये सज़ा अगर उसको कोई नुकसान पहुंचा देता है वो, तो फिर जो उसको सज़ा मिलनी है वो 14 साल तक हो सकती है और उसके साथ जुर्माना भी। यानी एक तो है एक इंसान ने किसी दूसरे को जुर्म पर उभारा, ठीक है, पर्सन ए ने बी को उभारा, अगर तो वो जिस काम के लिए उभारा था वो नहीं हुआ तो फिर सज़ा है, और ऐसे काम पर उभारा था जिसकी अगर वो हो जाता तो उसकी सज़ा उम्र कैद या फांसी होती या डेथ होती। अगर तो वो काम नहीं हुआ तो फिर सज़ा है 7 साल। अगर उस काम को करने के नतीजे में किसी को नुकसान पहुंचता है तो फिर उसकी 7 साल के साथ जुर्माना भी है, और अगर उस काम करने के नतीजे में, उस अबेटमेंट के नतीजे में किसी को नुकसान भी पहुंचता है
जिस काम को वो अबेट कर रहा था, उस वो जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई और उसमें किसी को नुकसान भी पहुंचा है, तो अब सज़ा होगी, ये सज़ा 14 साल तक हो सकती है और उसके साथ साथ जुर्माना भी होगा। अब आगे इस पे कमेंट्री है। स्कोप एक्ट इन इंस्टिगेटिंग द ऑफिसर टू एक्सेप्ट ऑफर टू डिफ्रॉड गवर्नमेंट इज अबेटमेंट, कि आप किसी ऑफिसर को अगर ये ब्राइब ऑफर करते हो कि आप मुझसे कुछ ले लो और गवर्नमेंट को धोखा दो, तो ये भी अबेटमेंट में शुमार होगा। 1972 SCMR 255। अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस अंडर डेंजरस ड्रग एक्ट 1930, उसके नतीजे में कोई अबेटमेंट को एक्सप्लेन किया गया है कि साइटेशन में PLD 1989 कराची 572। तो यहाँ हमने सेक्शन 115 तक कवर कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 116 से स्टार्ट करेंगे।